नमस्कार। प्रदेश सरकार के बेहद महत्वाकांक्षी और अभिनव कार्यक्रम मिशन शक्ति में नारी की बात में आपका स्वागत है। तो आज खास मेहमान हमारे साथ हैं। आप सभी लोग जानते हैं, परिचय की मोहताज नहीं हैं, राज्य सूचना आयुक्त किरणबाला चौधरी जी, और साथ ही हमारे साथ महिला आयोग की सदस्या सुनीता बंसल जी। आप दोनों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिशन शक्ति को लेकर। चूँकि साल गुजरते 31 दिसंबर को मिशन शक्ति का तृतीय चरण खत्म हो रहा है और इसको लेकर क्या कुछ बदलाव प्रदेश में देखने को मिल रहा है, ये कितना पावरफुल अभियान रहा और आगे चलकर महिलाओं के लिए कितना पावरफुल रहने वाला है। तो शुरुआत करेंगे हम राज्य सूचना आयुक्त किरणबाला चौधरी जी से। आपको क्या लगता है, जो ये मिशन शक्ति अभियान है, आपके पास तमाम ऐसे मामले आते रहे होंगे, कितना प्रभावी मानती हैं, इसका कितना असर देखने को मिल रहा है? इसका समाज में बहुत अच्छा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत योगी सरकार ने महिलाओं के लिए थाना अलग बना दिया, उनके लिए शौचालय अलग बना दिए, पिंक शौचालय बन गए उनके लिए, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की। जैसे कि सरकारी नहीं, उनको विभिन्न तरह के कुटीर उद्योगों में उनको आगे बढ़ाया। वो खुद अपने काम करके अपना भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। जैसे कि पहले महिलाएं थानों में जाने से बहुत डरती थी, क्योंकि वहाँ सब पुरुष वर्ग ही रहता था। तो अब जो महिला थाना बन गया है, काउंसलिंग सेंटर बन चुके हैं, जैसे हमारा आयोग है, इसमें भी महिलाएं आती हैं अपनी समस्या को लेकर, तो वो निसंकोच होकर के अपनी बात कह पाती हैं और आगे बढ़ रही हैं समाज में। और ये मुझे लगता है कि मिशन शक्ति जब तक चलेगा और जब तक आगे चलेगा, तब तक महिलाएं बहुत आगे पहुंचेंगी। और अभी किसी कार्यक्रम में थी, जिसमें एनजीओ के कार्यक्रम में, उसमें महिला शक्ति पर ही कार्यक्रम था। उसमें हम लोगों ने बहुत सी ऐसी महिलाओं को पुरस्कृत कराया गया जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही थी, चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही थी। उससे छोटी छोटी बच्चियां थी, 15 साल 16 साल की बच्चियां अपने घर से निकल करके, उससे मानसिकता बदली है पुरुषों की, पिताओं की मानसिकता बदली है, भाइयों की मानसिकता बदली है। वो लड़कियों को समझ रहे हैं इस राज्य में या इस अभियान के तहत कि वो सुरक्षित हैं, और वो रात में भी निकलती हैं और हर जगह जाने के लिए निडर होकर पहुंच रही हैं। तो ये बहुत बड़ा एक कदम है मोदी सरकार का महिला शक्ति के उससे। तो मिशन शक्ति ने मानसिकता बदल दी है, खासकर पुरुषों की। ये कुल अभियान का असर देखने को मिल रहा है, ये कहना है राज्य सूचना आयुक्त किरणबाला चौधरी जी का। हम चलेंगे सदस्या जी के पास, सुनीता बंसल जी के पास। आपसे जानेंगे, बहुत सारे ऐसे मामले होते होंगे जब कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, तो बहुत सारे मामले आपके पास आते हैं। इस अभियान का असर आप कितना देखती हैं? पहले क्या होता था कि लड़कियां हों या महिलाएं हों, उन्हें पता ही नहीं होता था। अगर कोई घटना उनके साथ में होती थी तो उन्हें मालूम नहीं होता था कि उन्हें कहाँ जाना है। वो बहुत परेशान होती थी। लेकिन मिशन शक्ति अभियान के तहत अब उन्हें इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई उन लोगों में कि अगर हमें कोई परेशान कर रहा है तो हम 1090 पे सूचना दे सकते हैं। हम रास्ते में जा रहे हैं, हमारे साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, तो हम 181 में सूचना दे सकते हैं। और हम थानों में जाके सूचना दे सकते हैं। थाने में अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो हमारे पास राज्य महिला आयोग है, जहाँ पर उनको बहुत अच्छे से जब भी वो हम लोगों के पास कोई भी एप्लीकेशन आती है, तो एक माध्यम और भी है कि महिला आयोग ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है 6306511708। तो उन्हें ये भी मालूम है कि अगर हम कहीं पर हैं, अगर हमारा पति हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है या उसके ससुराल वाले उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो उसकी शिकायत वो घर बैठकर भी कर सकती है। तो इस नंबर की वजह से महिलाओं में बहुत ज़्यादा जागरूकता आई है। हम लोगों के ऑफिस में मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू हज़ारों एप्लीकेशन आती हैं। सिर्फ आधार नंबर के साथ ही उसको भेजना होता है, और हमारे ऑफिस में वो आते ही हम लोग उस पर तुरंत कार्रवाई शुरू कर देते हैं। पहले तो सम्मन का भेजते हैं, पुलिस से FIR दर्ज करवा के आख्या मांगते हैं, और उसके बाद पीड़ित पक्ष के साथ साथ जो दूसरा विपक्षी है जो परेशान कर, हम उसे भी बुलाते हैं। अगर वो किसी कारण से आनाकानी करता है तो फिर सम्मन खा भेजकर हम पुलिस के माध्यम से उसको बुलवाते हैं।
तो इस तरीके से महिलाएं इतनी जागरूक हो गई हैं कि उन्हें पता है कि हम थाने में जाएंगे, थाने में सुनवाई नहीं होगी तो हमारे लिए महिला आयोग है। और रास्ते में अगर चलते हुए अगर कहीं कोई भी घटना होती है तो 181 डायल करते ही उसके पास तुरंत एक रेस्क्यू वैन आती है 15 से 20 मिनट के अंदर, और उसको वहाँ पर लेकर जाती है जहाँ पर ये इसका ऑफिस बना हुआ है, वन स्टॉप सेंटर। वहाँ पे उसकी FIR भी दर्ज होती है, उसकी काउंसलिंग भी होती है, और वहीं पर उसे मेडिकल की सुविधा भी मिलती है। मतलब एक छत के नीचे उसे वो सारी सुविधाएं मिलती हैं। 5 दिनों तक वो महिला अपने बच्चे के साथ भी अगर है तो वहाँ पे रह सकती है। उसको खाना पीना सोना पूरी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है 181 के तहत, तो सारी सुविधाएं उसे मिलती हैं। इसलिए अब महिलाएं आज की डरती नहीं हैं, आगे आ रही हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवा रही हैं और उन्हें न्याय मिल रहा है। तो राज्य महिला आयोग का मानना है कि अब महिलाओं को न्याय मिल रहा है, वो डर नहीं रही हैं, और ये बदलाव अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है समाज में। चूँकि आज एक कार्यक्रम में आप दोनों अतिथि आए हुए थे जहां पर उन महिलाओं को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में काम किया हुआ है उनको आप लोगों ने सम्मानित भी किया। तो ये बदलाव हाल ही में देखने को मिल रहा है, और यही कारण है कि आज 2 महान जिनको कहेंगे हस्तियां अपने अपने क्षेत्र की, जहां पर वो महिलाएं पहुंचती हैं जब उन्हें न्याय मिलने की आस एक समान टूटने लगती है, तो कभी महिला आयोग आगे आता है तो कभी आप लोग सूचना आयोग उनके मदद के लिए खड़ा होता है। आपके पास ऐसे तमाम उदाहरण होते होंगे जब बहुत सारी महिलाएं आपके पास आती होंगी और उन्हें आपका आयोग न्याय दिलाता होगा, तो आपको कैसा लगता है? हमें बहुत अच्छा लगता है और बड़ी संतुष्टि मिलती है कि यदि सरकार ने हमें एक दायित्वपूर्ण पद पर बैठाला है तो हम उसके साथ न्याय कर पा रहे हैं, और दिली खुशी होती है कि हम उनके साथ, उनके चेहरे की मुस्कान हमारे लिए हमारे चेहरे की मुस्कान बन जाती है जब हम ऐसा देखते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी प्रकरण हमारे सामने आए, क्योंकि मेरा तो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, तो हम सरकार के विरुद्ध ही सुनते हैं। उसमें मेरे पास एक केस आया था, BSF का जवान है, रात से यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर पे बैठा है, उसको उसकी महिला परेशान कर रही है, उसकी पत्नी परेशान कर रही है, तो उसको भी न्याय दिलाया गया, क्योंकि उससे वो हर्जा खर्चा सारा कुछ ले रही थी और फिर भी उस पर जो है उसको जेल भिजवा दिया। तो कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो इस तरह के भी काम कर रही हैं। तो हम इस आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम महिलाओं को अपना स्त्री तत्व को कभी नहीं भूलना चाहिए और अपने एक दायरे में और एक शालीनता में रह कर के काम करना चाहिए। यदि हमें कोई शिकायत है किसी पुरुष से तो हमें उसका हमारे पास आ सकते हैं, महिला आयोग में जा सकते हैं, तो उनकी बात को सुना जाएगा। तो राज्य सूचना आयोग यहाँ पर कुछ अलग तरीके की भी मदद करने के लिए आगे आता है। उनके लिए मदद के लिए आगे आया जो महिलाओं से पीड़ित थी। लेकिन आपके विभाग में भी कुछ ऐसे केस आते होंगे जहां पर महिलाओं से पीड़ित प्रताड़ित लोग आते होंगे, उनके लिए भी आपका आयोग उन्हें न्याय प्रदान करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। और 2 केस हमारे पास ऐसे आए थे जो पुरुषों के थे और उन्हें ये उम्मीद भी नहीं थी कि महिला आयोग में उनकी भी मदद की जाएगी। लेकिन हमने जो है एक एप्लीकेशन उनसे लिखवाई थी। चूँकि महिला आयोग है तो आप एप्लीकेशन, हमने बताया, आप अपनी एप्लीकेशन किसी महिला से लिखवाइए। वो आपकी माँ भी हो सकती है, वो भाभी भी हो सकती है, वो सिस्टर भी हो सकती है। तो ऐसी एप्लीकेशन हमारे पास आई। हमने दोनों पक्षों को बुलवा कर सुनवाई की और बहुत खुशी हुई कि उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, जिनको न्याय मिला। कि हम तो यही समझते थे कि महिला आयोग सिर्फ महिलाओं की मदद करता है मैम, लेकिन आज हमें बहुत अच्छा लगा कि हम भी परेशान थे और बहुत निराश होकर आपके यहाँ आए थे और हमें भी न्याय मिला। उनका परिवार टूटने से बच के अभी बहुत हंसी खुशी वो लोग रह रहे हैं, पति पत्नी। तो हमें भी बहुत खुशी होती है। हम लोगों का यही प्रयास होता है कि हमारी महिला आयोग में जो भी केस आए हम उनकी काउंसलिंग कर कर उनका घर बसा दें। आपको बताऊं कि एक 8 साल से पति पत्नी अलग रह रहे थे और हमने महिला आयोग में उनकी एप्लीकेशन लेकर उनकी सुनवाई की। 4-5 बार काउंसलिंग करनी पड़ी, लेकिन 6वीं काउंसलिंग में वो दोनों पति पत्नी हमारे आयोग से बहुत खुश होकर साथ में गए। 8 साल बाद एक साथ रहने लगे वो। तो ऐसे भी रिश्ते जोड़ने का काम करता है महिला आयोग। 8 साल से अलग थे और दोनों दंपतियों को मिला दिया। अब उन्हीं के जीवन में कैसी खुशियां लौटी होंगी वो जानते होंगे बखूबी। एंटी रोमियो जिसकी सेवाएं सभी जान रहे हैं, उसमें कभी कभी उत्पीड़न की भी बात सामने आती है, लेकिन एंटी रोमियो का असर आप कितना मान रही समाज में? नहीं, काफ़ी अच्छा असर पड़ रहा है। वो समाज में हर तरह के लोग होते हैं, निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं।
तो इससे लड़के डरने लगे हैं। माने राह चलती लड़की को अब छेड़छाड़ के मामले बहुत कम आ रहे हैं और लड़कियां निडर होकर इस एंटी रोमियो का फ़ायदा उठा रही हैं और अपने काम पर जाए, रात की कोई ड्यूटी होती वो भी निकल के जा रही हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड की वजह से ही ये संभव हो पाया है कि महिलाएं अपने काम को सुचारू रूप से कर पा रही हैं, निर्भीक होकर कर पा रही हैं। तो ये बदलाव आप देख ये बदलाव है। तो ये बदलाव सामने है। इसके अलावा हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब कोई अपराध न्यायालय से सिद्ध होने के बाद अब उन अपराधियों की होर्डिंग्स लगाने के लिए चौराहों पर आदेश हुए हैं। हाँ जी, इसका क्या असर मानती हैं? बिल्कुल, वो जो अपराधी हैं उनके अंदर एक खौफ की भावना है कि हम बचेंगे नहीं और हमें हर हाल में हमें सज़ा भोगनी पड़ेगी उसके लिए। तो अपराधियों के मन में इस तरीके की जो ये योजना है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो लड़कियों के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, उन्हें तंग कर रहे हैं, पीड़ा पहुंचा रहे हैं, तो उन्हें ये मालूम है कि हमारी तस्वीर चौराहों पे लगाई जाएगी। तो इसकी वजह से उनके मन में एक भय व्याप्त है और कहीं ना कहीं बहुत कमी आई है, महिला अपराधों में बहुत ही ज़्यादा कमी आई है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि एक केस हमारे पास आया था, एक एसआई ने, बस्ती का मामला था वो, पोखरघटवा गांव का। एसआई ने लड़की को रास्ते में रोका। मतलब मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ज़्यादा गंभीर है महिला अपराधों को लेकर और उन्होंने इस पर बहुत अच्छा एक्शन लिया। वो केस हमारे पास 12 फरवरी को आया था लास्ट ईयर। उस लड़की ने आकर बताया कि मैं घर दवा लेने जा रही थी मम्मी की, और चौराहे पे एक एसआई ने मुझे रोका। एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर ने जी। रोका और मैंने मास्क नहीं लगाया था, मैंने हेलमेट नहीं लगाया था, तो मुझे रोका गया वहाँ पर और मुझे थाने पे बुलाया गया। मैं वहाँ जब गई, उन्होंने मेरा नंबर लिया, उस एसआई ने, दीपक कुमार ने, और उसके बाद जब मैं घर आ गई हूँ तो उन्होंने उल्टे सीधे मैसेज भेजने शुरू कर दिए उस नंबर पे। और जब मैंने उसका विरोध किया जी, तो उन्होंने पूरी फैमिली के खिलाफ 10 मुकदमे, गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज करके पूरे परिवार को जेल भेज दिया। उसकी मम्मी, पापा, भाई, भाभी, 2 बहनें, 2 बहनों की सगाई भी टूट गई इस वजह से, उस लड़की की भी सगाई टूट गई इस वजह से। तो इस तरीके से उन्होंने पूरी फैमिली को जेल भेज दिया। उसके बाद भी मन नहीं भरा तो भाभीयों के साथ भी मिसबिहेव किया गया थाने में बुलाकर। और उस लड़की का ये कहना था कि हर 2 दिन पर पुलिस वाले घर में आकर काफ़ी धमकियां देते थे हम लोगों को। हर विभाग में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं। तो इस तरह से उन लोगों की काफ़ी प्रताड़ित किया गया। इतनी भयभीत थी वो फैमिली कि जब हमारे यहाँ सुनवाई के लिए आए थे, काफ़ी रो रही थी वो लड़की। और जो हमारे पास आख्या लेकर आए थे जी, पुलिस विभाग से, तो जब मैंने देखा पूरा केस तो मैं समझ गई कि ये झूठ बोल रहे हैं, गलत आख्या लेकर आए हैं। मैंने उनसे कहा, बेटा आख्या आपकी सही नहीं है और लड़की सच बोल रही है, ना तो बातचीत से मालूम ही हो गया था। खैर, मैंने उसको अपना कार्ड देकर भेजा था, शायद फिर से विवेचना हो जाए, क्योंकि आख्या सही नहीं थी। तो उससे मिले नहीं, वहाँ के एसपी थे, उन्होंने मिलने से मना कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद वो मामला, एक माध्यम से वो मामला हमने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाया। उन्होंने उसको तुरंत जो है उस घटना का संज्ञान लिया और कहा ऐसे लोगों को पुलिस विभाग में रहने का कोई राइट नहीं है, कोई हक नहीं है। उन्होंने एडीजी गोरखपुर को जांच सौंपी। उसकी पूरा अमला, पूरा शासन प्रशासन के अधिकारी उसके गांव पहुंचे, बयान लिया, जांच हुई और वो लड़की सही पाई गई, वो गलत पाए गए। लिहाजा उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, उनको जेल भेजा गया। और इसके बाद वो लड़की आती रही हमारे आयोग में मिलने के लिए, अपडेट देती थी। खैर, जब छूटने का टाइम आया तो उसने मैसेज भिजवाया था कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तब हमने फिर एडीजी गोरखपुर से बात की कि विभागीय कार्रवाई तो आपने की नहीं, वो तो जेल भी जा चुके, अब छूटने भी वाला है, इसे परेशान करेगा। उसे उन्होंने गनर भी प्रोवाइड कराया उस लड़की को। तो फिर जो है उन्होंने विभागीय कार्रवाई करते हुए उनको पुलिस की सेवा से बर्खास्त कर दिया। तो इस तरीके से उस लड़की को न्याय मिला। जब वो मेरे पास आई थी तो वो पहचान में भी नहीं आ रही थी। अब देखती हूँ तो लगता है कितना उसे अंदर से इतनी खुशी है, उसको पूरा कॉन्फिडेंस में आ गया है, उसको आत्मविश्वास जाग गया है। उसने यही कहा, मैम अगर आपने इस तरह से सुनवाई नहीं की होती, आपकी वजह से मुझे न्याय मिला, तो मेरी पूरी फैमिली सुसाइड कर लेती। लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी की, जिन्होंने इस घटना का संज्ञान लिया और उस लड़की को, उसकी पूरी फैमिली को न्याय मिला।
तो ये न्याय दिलाने का एक माध्यम है और उसमें न्याय, आप भी जानते हैं कि आज के जीवन में न्याय पाना भी एक बड़ा संघर्ष होता है, और अगर न्याय मिल जाता है तो कहीं ना कहीं जो विभाग जो मददगार बनता है, निश्चित तौर पर उसके जीवन के लिए, उसके परिवार के लिए एक सौगात बन के आता है। हम आपका लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, आप सक्रिय रूप से रही हैं राजनीति में भी। पहले क्या होता था और अब क्या होता है? जैसे बहुत सारी महिलाओं को लेकर के, महिला अधिकारों को लेकर आपने सबकी सरकारें देखी करीब से। पहले किस तरीके के अपराध होते थे, अब जब से मिशन शक्ति अभियान चला और सरकार ये बनी, क्या कुछ बदलाव आया? अपराध तो पहले भी होते थे महिलाओं के साथ और आज भी होते हैं, लेकिन पहले वो घर के समाज के लोग ही उसको दबा देते थे, परिवार के लोग ही उसको कहीं थाने तक नहीं पहुंचने देते थे, आगे की बदनामी होगी। लेकिन आज इस सरकार में मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं तो काफ़ी पहले से आपकी उसमें हूँ, और राजनीति में भी महिलाएं इतनी सक्रिय नहीं थी, मेरे टाइम की मैं बात कर रही हूँ। अब तो काफ़ी महिलाएं हैं इसमें, और वो महिलाएं अपनी बात कहने में डरती थी, घर वाले दबा देते थे। लेकिन अब घर वाले स्वयं जा करके, कोई घटना होती है, बलात्कारी घटना हो या कोई भी छेड़छाड़ी घटना हो, तो घर वाले स्वयं लेकर के जाते हैं, उनकी माँ लेकर के जाती है, उनके पिता लेकर के जाते हैं, और निश्चिंत निर्विकार होकर के वो अपनी रिपोर्ट लिखवाते हैं और उनको न्याय मिलता है। न्याय में अवश्य देरी होती है, न्याय का एक प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया होती है, कभी कभी देर भी होती है, कभी कभी। लेकिन अब मैंने देखा, अभी एक बलात्कार के मामले में 18 दिन में उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई, अभी कल ही परसों पेपर में था, और बड़ी जल्दी जल्दी इसमें जो है न्याय मिल रहा है। तो ये तो आज की नारी बहुत ही सशक्त हो गई है और अपनी बात कहने के लिए सक्षम है। अब उसे किसी के कंधे की भी आवश्यकता नहीं है, स्वयं जा कर के अपनी बात कह सकती है। मैं तो बहुत पुराने से अब यहाँ पर हूँ, सीतापुर में सक्रिय हूँ, क्योंकि उसमें मतलब मेरे पति चाहते थे कि मैं आऊं इस रास्ते में, तो मैं आ गई, वरना मैं नहीं आती, क्योंकि पुरुषों के साथ खड़ा होना ही एक बहुत बड़ी बात थी उस ज़माने में, क्योंकि सामाजिक लांछन रहता था, किसी से हंस के बात कर ली, बोल के बात कर ली। लेकिन अब ऐसा माहौल नहीं है, एक अब समरसता का माहौल है, सब महिला पुरुष एक साथ बैठते हैं, उठते हैं, हम लोग देर रात तक अपना काम करते हैं। एक स्वस्थ माहौल में महिलाएँ इस समय जी रही हैं, इसके लिए सरकार का बहुत बहुत साधुवाद। और मैं उसका उदाहरण हूँ कि मैं इतने नीचे से संघर्ष करके यहाँ पहुँची और मेरे संघर्ष को समझा और मुझे इस जगह पर बैठाया कि जिससे मैं लोगों के साथ न्याय कर सकूँ। और इतना ही कहना है। तो आज बहुत बड़ी बात आपने कही। एक तो आप पहले आपको लगता था कि लोग घरों में ही दबा दिया जाता था, जो अपराध होता था, तो आज बहुत बड़ी बात आपने कही। एक तो आप पहले आपको लगता था कि लोग घरों में ही दबा दिया जाता था, जो अपराध होता था, अब लोग आगे आते हैं और आगे आकर के अपना न्याय अपनी बात कहते हैं। लंबा समय लगता है, लेकिन न्याय मिलता है। कभी कभी लंबा हो जाता है। अब हो रही है कार्रवाई धीमे धीमे। इतना पुराना 70 साल और 75 साल का जो मतलब गंध है, तो उसको साफ होने में थोड़ा थोड़ा तो टाइम लगेगा ही ना। तो वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। जब महिलाएं और बच्चियां शिक्षित हो रही हैं, तो अब वो अपने अधिकार समझ रही हैं। सभी स्कूलों में जा करके सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी हुई है कि सभी स्कूलों में जा काउंसलिंग हो रही है, बच्चों को समझाया जा रहा है, बच्चियों को समझाते हैं गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, क्योंकि बच्चों को पहले पता ही नहीं होता था। वो अपनी वो भयभीत हो जाते थे कि क्या हुआ मेरे साथ, वो कहीं नहीं पाते थे। अब उनको यदि पता है इस चीज़ का, तो वो अपने माँ बाप से शेयर भी कर रहे हैं, वरना ज़िंदगी उनकी गुजर जाती थी, वो अपनी बात किसी से नहीं कह पाती थी डर की वजह से। लेकिन आज ऐसा नहीं है। यदि कोई बलात्कार कर रहा है तो वो बलात्कारी क्या नाम है, अपराधी है कि ना कि वो बच्ची, तो उसका तो कोई अपराध नहीं है ना। तो उसको समाज में अब सम्मान भी मिल रहा है। लोग पहले हे दृष्टि से उस चीज़ को देखते थे, इसलिए लड़कियां थोड़ा डरती थी, परिवार डरता था। अब ऐसा नहीं है, अब वो लोग अपनी बात कह रही हैं और स्वस्थ जीवन जी रही हैं इसके लिए। तो आपने साझा की बहुत सारी बातें। हम एक जानना चाहेंगे, आपका ज़्यादातर आमना सामना पुलिस विभाग से होता है, क्योंकि न्याय मांगने आते हैं तो ज़्यादातर आप पुलिस विभाग से ही उन्हें न्याय दिलाने के लिए आप आगे आते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, अभी पुलिस विभाग में किस प्रकार की सुधार की गुंजाइश आप महसूस करती हैं, और किस प्रकार के मामले आपके पास ज़्यादा आते हैं, उनमें क्या कुछ सुधार हो जाए तो उनसे छुटकारा लोगों का मिल जाए? ज़्यादातर मामले तो हम लोगों के यहाँ पति पत्नी के आते हैं और छोटी सी नासमझी से रिश्ता बिगड़ जाता है, जहाँ पर मुझे लगता है कि पति पत्नी जो दोनों को
मामला घर से बाहर जाए, इससे अच्छा वो घर में सुलझा लेना चाहिए। जब मामला थाने में जाता है या आयोग में आता है तो दोनों के रिश्ते कमज़ोर होने लगते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन तो यही होता है कि हम एक दूसरे को समझें। हम ऐसा कोई काम ना करें कि हमारे हस्बैंड को जो अच्छा नहीं लगता, हस्बैंड को चाहिए मैं भी ऐसा कोई काम ना करूं कि मेरी पत्नी को अच्छा नहीं लगता। ये दोनों की समझदारी है। इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं उनको भी दोनों की काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। लड़की को भी और उसके हस्बैंड, दोनों पति पत्नी को काउंसलिंग की ज़रूरत है। और जो इंटरफेरेंस होता है लड़की के परिवार की तरफ से, वो बहुत सारा देखने में आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरफियर करते हैं। अगर आपकी बेटी ने कभी कुछ ऐसा काम कर दिया, वहाँ गलतियाँ तो लड़कियाँ भी करती हैं, तो आप जब शादी करते हैं तो मैंने देखा है कि बस पढ़ा लिखा देते हैं और शादी कर देते हैं। जबकि ज़रूरी ये होता है कि आप कुछ ऐसे अच्छे संस्कार डालिए लड़की में, उसे एडजस्ट करना सिखाइए, उसे बड़ों की इज़्ज़त करना सिखाइए, उसे बहुत अच्छे संस्कार दीजिए कि वो घर जाकर जो ससुराल जाती है तो वहाँ भी वो उसका जो बिहेवियर है, बहुत पेशेंस रखना होता है। बहुत जल्दी सब कुछ नहीं होता कि आज हम आए और सब कुछ अच्छा हो गया, गुडी गुडी होने लगे, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे में जो माँ है, माँ का रोल बेहद इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ससुराल में कोई कमी रह गई है, कुछ है, तो उसको वो, एक तो मोबाइल सबसे बड़ी चीज़ है कि मोबाइल से तुरंत सूचना पहुंच जाती है। और मदर को बहुत बुरा लगता है कि अगर उसकी बेटी ने एक भी आंसू बहा दिए तो माँ तुरंत जो है एग्रेसिव हो जाती है। जबकि उसका फ़र्ज़ बनता है कि उसको बुला, उसकी काउंसलिंग करे बेटी की। जब तक मामला बहुत सीरियस नहीं है तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मामले ऐसे सुलझे जाते हैं। हमारे पास एक मामला ऐसा आया था, तो उन लोगों का ये कहना था कि मेरी बेटी जहाँ चाहेगी वहाँ रहेगी और उसके ससुराल वालों को उसको उसी घर में रखना होगा। इस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था और कई बार लड़की घर भी चली गई, घर छोड़कर अपने मायके चली गई। तो दोनों पक्ष बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो मैंने दोनों के पेरेंट्स को बुलवाया और मैंने उनसे कहा कि जो लड़की की मदर थी, उनके फादर थे, कि आपके हिसाब से तो नहीं चलेंगे ना, वो तो लड़का डिसाइड करेगा, उसकी फैमिली डिसाइड करेगी कि ये लोग कहाँ रहेंगे। आपने शादी कर दी है, ठीक है ना, तो अब वो लोग जहाँ उसको रख रहे हैं, और तो कोई परेशानी नहीं है। परेशानी यही है कि मेरी जो बेटी है वो जो कह रही है वही करना पड़ेगा। ईगो से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो आप इसमें आपको इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। या तो पूरा जीवन आप ये सोच लीजिए कि मुझे बेटी को अपने पास रखना है, आप दोनों पूरी ज़िंदगी ज़िंदा रहेंगे, आपको कभी कुछ होगा नहीं। आपके जाने के बाद लड़की का कौन ख्याल रखेगा, ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। उसके बाद आप फिर बात करिए। तो इस तरीके से मैंने कभी डांटना भी पड़ता है, वैसे समझाना भी पड़ता है। तो ये बात समझ में आई कि बिल्कुल सही बात है कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप लड़की को रख लेंगे, आपके जाने के बाद बेटी का क्या होगा। और ये बहुत छोटा सा मुद्दा है जी। ये तो उनमें बदलाव हो गया। मैंने एक सवाल किया था पुलिस में, आपका पुलिस से बहुत आमना सामना हाँ, बिल्कुल होता है। उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है, वो कहाँ पर उनकी कमियां हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बातों को लेकर के तभी आयोग के पास लोग पहुँचते हैं, उनमें क्या आप महसूस करती हैं? कमियां तो हैं और बहुत सुधार की भी ज़रूरत है। मेरे पास जब मैंने एक लड़की का आपको केस बताया था अभी, तो मैंने जो ASP आख्या लेकर आए थे, मैंने उनसे यही कहा था कि आप एक मिनट अपनी वर्दी थोड़ा अलग हटा के सोचिए कि अगर इसकी जगह मेरी बेटी होती, मेरी बहन होती और उसके साथ ऐसा किया होता तो आप क्या महसूस करते। तब भी आप यही आख्या लेकर आते। हालांकि उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया था बाद में। तो ये बातें मतलब उन्हें काफ़ी झकझोरा उनको। मैंने कहा कि आप मतलब इतना गंभीर मामला है ये और आप इस तरीके से रिपोर्ट लेकर आए हैं। एक बार भी आपने देखिए, मेरा ये सोचना है कि हम कुछ भी बन जाएं, हर इंसान अपने माहौल का प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। तो हम किसी भी पद पर हों, अगर हमारे अंदर इंसानियत नहीं है तो हम किसी को भी न्याय नहीं दिलवा पाएंगे। तो सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप जस्टिस कर पाएंगे, तभी जिस पद पर हैं उसको आप अच्छे से उस ड्यूटी को निभा सकते हैं। उसके लिए पेरेंट्स का रोल बनता है। ये तो बहुत गहरी बातें हैं कि हम अपने बच्चों को कैसी एजुकेशन दें, उन्हें किस तरीके से हम बड़ा कर उनकी परवरिश कैसे दें, तो ये सब इस पर डिपेंड करता है। उनको काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। पुलिस विभाग में जो कभी कभी उन लोगों को ऐसी कार्यशाला करनी चाहिए कि किसी एक्सपर्ट को बुलाकर उन्हें, या तो मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है, मेडिटेशन से भी बहुत चेंज आता है, मैंने देखा है।
मैं भी मेडिटेशन करती हूँ और उस मेडिटेशन के माध्यम से आप अपनी जो कमियाँ हैं, आप जैसे क्रोध बहुत करते हैं तो आप उस क्रोध पे काबू पा सकते हैं। मैंने खुद 12 सालों में महसूस किया कि बहुत चेंज आया। तो उन्हें मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पुलिस विभाग में नहीं। मैं तो कहती हूँ जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, सबसे पहले सुबह 15 मिनट का ही सही मेडिटेशन ज़रूर रखना चाहिए। तो मेडिटेशन की ज़रूरत है, उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें बहुत बेहद ज़रूरी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि काउंसलिंग से और मेडिटेशन से काफ़ी हद तक स्वभाव बदलना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, या सबसे पहले तो मैं कहूँगी मेडिटेशन, उसके माध्यम से आप जो भी कमी आपके अंदर है आप उस पर विजय हासिल कर सकते हैं। तो काफ़ी कंट्रोल करना आ जाता है, माइंड पर कंट्रोल करना आ जाता है। बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते हैं। कोई भी थाने में जाता है, आपका मूड ख़राब है, ठीक है, तो आपने उसके साथ जो पीड़िता है आपने उसके साथ ठीक से बात नहीं, बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि उसके साथ ठीक से बात नहीं करते। तो शायद इसीलिए महिला डेस्क बनाई गई कि शायद महिला भी सुनेगी। तो कभी कभी महिलाओं के लिए भी शिकायत आती है कि वो भी पीड़िताओं को ठीक से नहीं सुन पा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो नेचर से, स्वभाव से रिलेटेड है। तो हमें अपने स्वभाव को बदलने की ज़रूरत है। हर किसी को कमियां हैं, लेकिन आपकी जो ड्यूटी है, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, आप वहाँ पर जो आपके अंदर अवगुण हैं, जो कमियां जिसकी वजह से सामने वाले को तकलीफ हो रही, आप उसे तकलीफ नहीं दे सकते हैं। आपको जस्टिस करना है उसके साथ में। तो कुल मिला के काउंसलिंग की जरूरत है, काउंसलिंग और मेडिटेशन की जरूरत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा इस मामले में थोड़ा ये कहना है कि पुलिस डिपार्टमेंट की भी अपनी समस्याएं होती हैं, पुलिस वालों की भी अपनी समस्याएं होती हैं। उनकी 8 घंटे की ड्यूटी है, उनको 16-16 घंटे उनसे ड्यूटी ली जा रही है, तो वो खुद ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो वो ठीक से कैसे न्याय करेंगे? वही मेडिटेशन हाँ, मेडिटेशन भी है, उसके साथ चेंज आएगा, है ना, उनका जो है उनकी भी सुविधाएं बढ़ाई जाएं। वो लोग भी परेशान है कहीं ना कहीं। यदि वो रिलैक्स होंगे अपने परिवार, अपनी ड्यूटी, अपने उससे, तो वो ठीक से काम कर पाएंगे। और बाकी काउंसलिंग की तो जरूरत है ही है उनको, क्योंकि जो मानसिकता उनकी शुरू से बनी चली आ रही है, उस मानसिकता से धीमे धीमे ही छुटकारा मिल सकता है। तो योगी सरकार ये कर रही है, उनके लिए भी ये सब कर रही है। मैं भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़ी हूँ और 12 सालों में 80% मुझे भी बहुत गुस्सा आता था पहले, 80% गुस्सा मैंने कंट्रोल कर लिया। तो ये देखिए साझा हो रहा है बहुत सारी चीज़ें जो आपको सीख मिलेगी। नारी की बात में आपने सुना किस तरीके से राज्य महिला आयोग से लेकर के, और आपने सूचना आयुक्त को उनकी अपनी व्यक्तिगत राय को भी आपने सुना और बहुत सारे सुझाव दिए। आखिर में हम दोनों के पास, आपके पास चलेंगे, वो इसलिए चूँकि बहुत सारे जो दर्शक कि आपके पास अगर कोई पीड़ित या जानकारी पाने के लिए आए तो कैसे आए? हमारे पास मैं तो आरटीआई से हूँ, तो आरटीआई का तो यदि आपको कोई किसी विभाग से या किसी व्यक्ति से कोई परेशानी, क्योंकि जनरली हमारा सरकार से है, तो उस विभाग को उसको एक लेटर 61 देना पड़ता है, ठीक है। यदि वो सुनवाई नहीं कर रहा, एक जन सूचना अधिकारी हर विभाग में होता है, हर सरकारी कार्यालय में जन सूचना अधिकारी होता है, एक प्रथम जन सूचना अधिकारी होता है। यदि जन सूचना अधिकारी 30 दिन में कोई उसको सूचना नहीं दे रहा है तो वो प्रथम सूचना अधिकारी को चाहेगा। 45 दिन के बाद सेकंड अपील में हमारे यहाँ आता है, सो क्यों नहीं दी उसने सूचना। तो हमारे यहाँ जब आता है तो हम लोग तुरंत सुनवाई करते हैं, एक महीने में उनकी डेट लगाते हैं। 3 जब से मैं आई हूँ, या मतलब हमारा एक वो आया है, तो 3 डेट में हम उनके समस्या का समाधान करते हैं। और उनकी समस्या यदि कोई वाकई समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े एक्टिविस्ट भी इस काम में, दलाली के काम में लगे रहते हैं, तो हमें उनका मालूम है, तो हम उनका जो है लीग से हट करके भी, अलग से बैठ करके भी उनकी समस्या का समाधान करते हैं। यदि कहीं डीएम से उनको प्रॉब्लम है, एसपी से प्रॉब्लम है, या किसी डिपार्टमेंट से भी प्रॉब्लम, तो मैं खुद उनसे फ़ोन करके उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करती हूँ। जब मैं यहाँ आई थी तो कम से कम मेरे पास 7000 केस मेरे पास पेंडिंग थे, तो आज की डेट में 2700 केस हैं, जिसमें नए केस भी हैं, क्योंकि बड़े अच्छे से हमारा आयोग काम कर रहा है। मैं ही नहीं, मेरे साथ के अपने साथी कमिश्नर्स भी हैं, इस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसका नाम जो है पूरे इंडिया में 3रे नंबर पे है हमारा आयोग, मतलब आ गया है इस काम में आगे बढ़ के। तो लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है, लोग खुश होकर के जा रहे हैं, और सरकार की मंशा पूरी हो रही है। हम लोग इसका पूरी कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको न्याय मिले। तो ये आपने सुना कि राज्य सूचना आयोग कैसे जाएं, कैसे फरियाद लगाएं अपनी, जब कहीं से किसी को न्याय नहीं मिलता तो कैसे जानकारी मांगे, और अब राज्य सूचना आयुक्त कितना आगे बढ़ चुका है, कितने मामलों को निस्तारित कर चुका है और कितने शेष रह गए हैं। आज अच्छे काम के बदौलत उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयोग ने देश में 3रा स्थान पा लिया है। हम जानना चाहेंगे कि
आपके यहाँ कैसे न्याय मांगने लोग पहुँचे और कौन कौन से पीड़ित खासकर आपके यहाँ न्याय के लिए आ सकते हैं? हम जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ कैसे न्याय मांगने लोग पहुँचे और कौन कौन से पीड़ित खासकर आपके यहाँ न्याय के लिए आ सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ महिला आयोग ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया था 6306511708। ये नंबर इसीलिए जारी किया गया था कि मैक्सिमम लोगों तक जब ये नंबर शेयर होगा तो कोई भी पीड़ित महिला, अगर महिला पूरे उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का जो ऑफिस है वो विभूति खंड गोमती नगर में है, मानवाधिकार जस्ट इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जस्ट अपोजिट 3rd फ्लोर पे। तो एक तो ये तरीका है कि आप स्वयं जाकर वहाँ पर अपनी एक एप्लीकेशन दे सकते हैं आधार नंबर के साथ। एक कॉपी रिसीव हो जाती है, एक कॉपी पीड़िता के पास रह जाती है, उसकी डिटेल उससे मालूम होती है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप फिज़िकली वहाँ पे जाएं। अगर लोकल में आप हैं या कानपुर में या कहीं हैं तो जा सकते हैं, नहीं तो आप जो महिला आयोग का व्हाट्सएप नंबर है और हमारी मेल आईडी भी है up.mahilaayog@yahoo.com, तो या तो मेल से आप भेज सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। तो उस तरीके से हम लोगों के यहाँ एप्लीकेशन आती है। दूसरी बात ये है कि हम लोग पूरे 75 ज़िलों का दौरा करते हैं। हमारी 25 मेंबर्स हैं हमारे महिला आयोग में और 2 उपाध्यक्ष हैं। तो हम लोग एक महीने में 2 ज़िलों का दौरा करते हैं सभी मेंबर्स एक साथ, और वहाँ पर हम जन सुनवाई करते हैं। हम महिला जो हॉस्पिटल है, महिला छात्रावास है और इसके अलावा महिला वृद्धाश्रम है, महिला छात्रावास है। तो इस तरीके से हम लोग सभी जितने भी महिलाओं से रिलेटेड ये संस्थाएं हैं, या चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे आपका वो जेल हो, हम लोग महिला जेल भी जाते हैं, महिला वृद्धाश्रम जाते हैं, महिला जेल है, महिला छात्रावास है, महिला हॉस्पिटल, यहाँ पर जाकर हम पूरा दौरा करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कमी है। तो वो सारी कमियां हम नोट करके लाते हैं। हम लोग के दौरे का उद्देश्य यही होता है कि हम लोगों के जाने से बहुत सारी कमियां निकल कर सामने आती हैं। तो एक तो वो तरीका है। उसके अलावा हम लोग जन सुनवाई करते हैं। तो जन सुनवाई में हम लोगों के जाने के 3 दिन, मतलब जाने से पहले 3 बार न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है कि राज्य महिला आयोग की मेंबर्स आ रही हैं, वो महिला उत्पीड़न पे जन सुनवाई करेंगी। तो जो बहनें भी वहाँ पे आना चाहती हैं, कलेक्ट्रेट में अगर है तो कलेक्ट्रेट में वो पेपर में पब्लिश होता है कि उन्हें कहाँ आना है, तो वो वहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर आती हैं। हमारे साथ सभी संबंधित अधिकारी बैठते हैं। कुछ मामले ज़मीन जायदाद के भी आते हैं महिलाओं के माध्यम से, तो उसके लिए हमारे साथ तहसीलदार बैठते हैं, एसडीएम बैठते हैं या एडीएम बैठते हैं, सीओसीटी बैठते हैं, महिला थाने की प्रभारी बैठती हैं और डीबीओ बैठते हैं। इसके अलावा ज़िला समाज कल्याणी अधिकारी, कुछ मामले जैसे किसी को कोई किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो उसके लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी बैठते हैं। तो वो सारे अधिकारी हमारे साथ बैठते हैं। कुछ मामले ऐसे आते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला या उनको शौचालय नहीं है उनके घर में, तो इससे संबंधित अधिकारियों को भी हम साथ में बिठाते हैं। तो बहुत सारे मामलों का निस्तारण मौके पर ही हो जाता है। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं कि हम लोगों के बैठने से वो बहुत सीरियसली लेते हैं और जिससे जो हमारी पीड़ित महिलाएं आती हैं तो वो भी वहाँ से संतुष्ट होकर जाती हैं कि कुछ मामले हमारे निपट गए, सुने गए, बहुत गंभीरता के साथ में सुने गए। कुछ अधिकारियों के नंबर हम शेयर करते हैं उनसे कि हमारे जाने के बाद उन्हें ये पता नहीं कि उन्हें कहाँ जाना है। तो उनके जो केस हैं उससे केस से रिलेटेड जो अधिकारी बैठते हैं तो हम उनका नंबर उनको शेयर करते हैं कि आप इस नंबर पे बात करके आप चले जाना और इनसे मिल लेना। तो इस तरीके से उन महिलाओं को दौरे के माध्यम से बहुत न्याय मिलता है, महिलाओं को पूरे 75 ज़िले में। तो एक तो ये है। इसके अलावा हम लोग हमारे आयोग में 5 डेज़ का जन सुनवाई रहता है। हमारा कोर्ट रूम है, तो जो भी रोटेशन में हम लोगों को डेज़ मिले हुए हम उस डेज में बैठते हैं वहाँ पे। तो जो हमारे पास एप्लीकेशन आती, कभी 80 केस लगते हैं, कभी 150 केस लगते हैं, कभी 40 केस लगते हैं, तो वो सारे केसों की सुनवाई हम उसी दिन करते हैं वहीं पर। तो इस तरीके से हम उनको ये भी बताते हैं कि अब आप 1 महीने बाद आना, अब आपकी डेट 1 महीने बाद लगी है। उस बीच में हम क्या करते हैं कि पीड़ित पक्ष चाहता है कि हम दूसरे पक्ष को बुलाकर उनकी सुनवाई करें, मतलब उनको भी बुलाया जाए, तो हम फिर सम्मन भेजते हैं विपक्षी को
तो उनको भेजकर हम बुलवाते हैं। फिर वो दहेज उत्पीड़न के केस हों, चाहे आपके ये पति पत्नी के घरेलू हिंसा के केस हों, चाहे रेप केस हो, चाहे छेड़छाड़ का केस हो, तो उससे रिलेटेड जो अधिकारी होते हैं उनको भी समझ जाता है कि वो आएँ और अपनी आख्या दें। और ये भी रहता है कि जो केस है, जैसे एफआईआर नहीं दर्ज हुई है तो हम एफआईआर दर्ज करवाते हैं। महिला आयोग से समन जाता है एसपी के पास में एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो फिर उस महिला की एफआईआर दर्ज हो जाती है। फिर उस पर हम कहते हैं आप विवेचना करिए और आख्या लेकर आइए, तो वो भी हम मंगाते हैं। तो हर ज़िले से विवेचक आते हैं। जी जी। हाँ, विवेचना। तो महिलाएं बहुत संतुष्ट होकर जाती हैं, क्योंकि जब वो आते हैं तो वो पीड़ित महिला भी आती है वहाँ पर, उसके सामने ही सब कुछ होता है, तो उसको ये मालूम होता है कि हमारे केस में क्या हो रहा है। कहीं कभी कभी फ़ोन भी करना पड़ता है, तो कहीं सुनवाई नहीं हो रही या पुलिस ने आख्या नहीं भेजी या सुनवाई नहीं करी, तो हम डायरेक्ट फ़ोन करके आयोग से बात भी करते हैं और उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस केस में आपने क्या किया या क्यों नहीं किया, इसको हम भेज रहे हैं, आप देखिए, इनसे मिलिए, इनकी एप्लीकेशन देखिए और इनको कार्रवाई करिए इस पर। तो इस तरीके से महिलाओं को पूरा डिटेल मालूम होता है कि उन्हें कहाँ आना है, वो व्हाट्सअप नंबर यूज़ करना है, वो जो मेल आईडी है वो यूज़ करनी है हमको। तो इस तरीके से उनको सब मालूम है। अब तो काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, तो इसकी वजह से उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो आपने सुना आई इंडिया के खास कार्यक्रम नारी की बात में आप दोनों अतिथियों का हम फिर एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।